नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में आज सियासी हलचल जबरदस्त रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। आज तक से बातचीत में अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन विवाद से लेकर 2022 चुनाव पर बेबाक जवाब दिए। आखिर अखिलेश यादव का प्लान 2022 क्या है, अखिलेश के दिमाग में क्या चल रहा है? आज तक से बातचीत में उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण और यहाँ की राजनीतिक जो चीजें हैं, हालात हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए खुद अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आज तक में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन असली चुनाव तो अभी आना बाकी है, उसके लिए क्या तैयारी आपकी? मैं सबसे पहले पंचायत के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ पर बड़े पैमाने पर बेईमानी की कोशिश की गई। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से दबाव बनाने का काम किया। पूरी पुलिस लगी रही कि विपक्ष के लोग कैसे हारें, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक प्रत्याशी जगह जगह जीते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने एक बार फिर मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। लेकिन पंचायत चुनाव से आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि बड़े चुनाव हैं विधानसभा के, पंचायत का चुनाव थोड़ा अलग होता है। तो आप विपक्षी सरकार और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि आप तो जमीन पे है ही नहीं, सड़कों पे है ही नहीं, आप सिर्फ ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, मैदान में दिखते ही नहीं है। अभी पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, सरकार भारतीय बावजूद भी पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे हुए हैं। और हालांकि पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव आ गया है, जो कुछ अपनाया जा सकता है, लोकतंत्र की सबसे खराब चीजों को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अखिलेश जी, आप इतना हल्के में उनको ले रहे हैं। 3 बड़े चुनाव जीते, 2 लोकसभा के जीते, 1 विधानसभा का यूपी का जीता। तो आप अपनी तैयारी के बलबूते ऐसा कह रहे हैं या उनके वजह से आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी? उत्तर प्रदेश की जनता, जो आश्वासन दिया गया था, जो उन्हें भरोसा दिलाया गया था, यही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए हैं। कोरोना काल में आप सरकार पर हमलावर रहे, अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? क्या ऐसी आप निपट पाते उतना? अब जहां तक समाजवादी पार्टी की देन है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकले बाहर, किस अस्पताल में गए? लेकिन अखिलेश जी, सवाल तो आपके ऊपर भी उठता है कि आपने जो बयान दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उसको लेके भ्रम की स्थिति बनी, लोगों में गलतफहमियां हुई और लोग भ्रमित हुए। लेकिन उसके बाद आपके पिता नेताजी मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई, तब आपको क्या लगा, आपका क्या रिएक्शन उसके ऊपर? तो आपने उनको कहा नहीं है तो बीजेपी की वैक्सीन है? जिस समय ये कहा गया था उस समय कई परीक्षण वैक्सीन के नहीं हुए थे, और केवल मैंने सवाल नहीं खड़ा किया था, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने खड़ा किया था। उसके बाद लगातार मेरा कहना, समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। सरकार आखिरकार फ्री क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही थी? और फिर पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं है सरकार के पास? जब सरकार को तैयारी करनी थी वैक्सीन की, तो वैक्सीन की तैयारी क्यों नहीं की? आज दुनिया में तमाम देशों ने अपने पूरे के पूरे नागरिकों को वैक्सीन लगा दी, लेकिन क्या है, आप वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो अब आपका कहना है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को। और मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं जो छूट गया हूं। मैं उन भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जब ये पूरे देश के गरीबों को लगा दें वैक्सीन, उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगा दें, और जब आखिरी बचेगा तो मैं जाकर के वैक्सीन लगवा लूंगा। मतलब क्या मैं आखिरी आदमी हूं? पहले तो इन्हें पूरे गरीब, मजदूर और जिनको निकलना है काम के लिए, जिन्हें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, आखिर उनको वैक्सीन कब लगाएंगे? हमने तो समाजवादियों ने कहा है कि आप दिवाली से पहले वैक्सीन लगा दीजिए। आखिरकार वैक्सीन है कहां पर? नहीं, आप लगवाने जा रहे हैं वैक्सीन? मैं ये जानना चाहता हूं सरकार गरीबों को वैक्सीन लगवाएगी कि नहीं लगवाएगी। और मैं ये अकेला नहीं बचा हूं, अभी तो बहुत सारे किसान बाकी हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, उनको वैक्सीन कब लगवाएगी सरकार? आप लगवाएंगे वैक्सीन? मैं आखिरी, जब सब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को लग जाएंगे, उसके आखिरी मुझे भी लगा दें। अभी थोड़ा चुनाव क्योंकि नजदीक है, उसकी बात करते हैं। आपकी पार्टी क्या इस बार किसी के साथ गठबंधन के साथ आएगी? क्योंकि एक बार आपका गठबंधन हुआ राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, फ्लॉप साबित हुआ, सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद मायावती के साथ लोकसभा चुनाव में किया, उसमें आपने कहा कि बहुत गलती हो गई। तो इस बार किन लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है
कि छोटे दलों को शामिल कर लिया है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन कौन? जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है, एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रही। मतलब कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी और मायावती, दोनों से तौबा कर लिया आपने? दोनों को ही गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, दोनों से ही समाजवादी पार्टी का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी काफी एक्टिव हैं यूपी में, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं यहाँ की, काफी काम कर रही हैं। कितना असर आप देखते हैं प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में? मैं तो चाहता हूं और एक्टिव रहें, और फिर सभी दल हैं जो एक्टिव रहना चाहते हैं एक्टिव रहें। अंतोगतवा जनता ये तय करेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कौन ले जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अस्पताल क्यों नहीं बने, उनसे जानना चाहती है। योगी जी तो कह रहे हैं कि दोबारा से उनकी सरकार बनेगी, उतने बहुमत से बनेगी। वो तो बाबा संत हैं, वो तो चाहे न जाने क्या देख लेते हैं, आने वाले समय का देख लेते हैं, कल क्या होने वाला वो भी देख लेते हैं। पहले ये बताएं मुख्यमंत्री जी उस पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं हैं, और उनसे कितने विधायक संतुष्ट हैं। आज भी अगर विधायकों की गिनती हो जाए तो ज्यादातर विधायक इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और विधायक जिस दिन ये जान जाएंगे कि उनकी टिकट नहीं होने वाली है, टिकट कटने जा रही है, तो हो सकता है सदन बुलाए सरकार। आपको किसमें फायदा है, योगी के नाम से वोट मांगा जाए या मोदी के नाम से वोट मांगा जाए? समाजवादी पार्टी विकास और खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास मिले, उन्हें खुशहाली के रास्ते पर जाए। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी वोट नहीं करेगी जिन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो, और इतना दुख दर्द तकलीफ जनता को कभी नहीं मिली होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। एक सवाल और उठता है अखिलेश जी, आपके चाचा शिवपाल यादव सालों से रहे, संगठन देखते थे पार्टी का, मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 थे, अब वो नाराज हैं, अलग हैं। क्या उनको भी लाने की कोशिश होगी चुनाव से पहले, वो भी आपकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। मतलब आपके चाचा और इस बार आपके साथ दिखाई देंगे? उनका भी दल है, एक उनका भी दल है, उस दल को भी साथ लेगी समाजवादी पार्टी। मतलब गठबंधन होगा या आपके पास वापिस परिवार में आ जाएंगे? वो गठबंधन, समाजवादी पार्टी में नहीं वो आएंगे? चाचा तो है ही, लेकिन गठबंधन होगा उनके दल के साथ। नेताजी आपके पिता मुलायम सिंह यादव, माना जाए कि वो अब रिटायर हैं, या वो भी चुनाव में कुछ उनकी भूमिका या कुछ कैंपेन वगैरह दिखाई देगा? अब नेताजी का जितना स्वास्थ्य बेहतर होगा उतना हमारा साथ देंगे, और स्वास्थ्य को देखते देखते जो प्रचार वो कर सकेंगे वो जरूर समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे। अखिलेश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अयोध्या में एक जमीन घोटाला सामने आया, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? जबकि ट्रस्ट वालों का ये कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, हमने जो भी काम किया है वो उचित और सही तरीके से किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने ये मान लिया कि वहां मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, और वहीं से ऐसी खबरें अगर आए कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहां तक आज बता रहे हैं कि सर्किल रेट मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें जमीन दी है, मैं उनसे जानना चाहता हूं, एक बहुत प्रतिष्ठित वहां गांव है धर्मपुर, वहां बहुत सारे किसान हमारे पास आए थे जहां पर एयरपोर्ट बनना है। अगर एयरपोर्ट बनना है और ग्रामीण जनता तैयार है जमीन देने के लिए, वो यहां पर भी हमसे मिले तो उस समय भी मैंने ये कहा कि सरकार से कहिए आप, और सरकार से मांग की थी कि 6 गुना सर्किल रेट बढ़ा करके मुआवजा दे दें, पूरे किसान वहां जमीन देने को तैयार हैं। आप बगल के गांव को ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं लेकिन उस गांव को मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप।
तो आखिरकार कि कहां की आपकी नीति है? ये कोई विकास के लिए रोकना नहीं चाहता, विकास को कोई रोकना नहीं चाहता। और वहीं आई भ्रष्टाचार हो गया हो इतना बड़ा। 2 करोड़ की जमीन आपने कितनी कीमत में ले ली, कुछ सेकंड में कितना भ्रष्टाचार कर दिया। और आखिरकार कर्मचारी क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे? सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। ये केवल प्रश्न आज केवल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, जनता के मन में भी ये प्रश्न लगा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। राम जन्मभूमि के लिए जो जमीन मंदिर के लिए वहां भ्रष्टाचार हो सकता है, तो कहां भ्रष्टाचार बचा होगा? लेकिन अखिलेश जी, योगी के 5 साल के कार्यकाल में आपको कोई तो अच्छा काम नजर आता होगा, कोई तो आपको तारीफ करने लायक लगता होगा, या सिर्फ विपक्षी नाते आलोचना ही है? अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए हैं, आखिरी के 6 महीने बचे हैं और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं, अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब इनका सफाया हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, आखिरी सवाल है अखिलेश जी, कि मोदी के नाम से वोट पड़ता है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे देश भर में कहीं भी मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है, उसकी वजह से उनका चेहरा ही काफी अपने आप में सब चीजों के सामने। लेकिन इधर अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो किसके नाम से लड़ा जाएगा? लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? जो समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 4.5 साल हो गए, वो बताइए आप, अभी तक नहीं बन पाया। अगर आज बन गया होता तो गाजीपुर, बलिया, आपका आजमगढ़, आपका सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, ये जिले जुड़ गए होते सड़क से, कम से कुछ विकास दिखाई देता। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन पे कितनी बिजली बनाई है इन्होंने, और केंद्र सरकार हो जाने के बाद कितनी बिजली बन गई सरकार ने बनाई है? बिजली बनाई तो है नहीं 1 मेगावाट भी, लेकिन महंगी कर दी बिजली। इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 नहीं 2 इन्वेस्टमेंट मीट की। प्रधानमंत्री जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को बुलाया, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए। आज ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली ने सपना दिखाया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेज में उत्तर प्रदेश पहुंच गया हो, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हो हमारा। इससे बड़ा दुख क्या और क्या हो सकता है? हमारे तमाम लोगों की जो जान गई, उन्हें ऐसे ही दफना दिया गया। क्या गंगा के किनारे लोगों ने तस्वीरें नहीं देखी? और इतनी बदनामी कभी सरकार की नहीं हुई होगी जितनी बदनामी सरकार की भारतीय जनता पार्टी ने कराई, और दुनिया में बदनामी हुई। धन्यवाद अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। तो अखिलेश यादव के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने ये कहा है कि वो बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कांग्रेस, बीएसपी आउट, छोटी पार्टियों से गठबंधन की वो बात कर रहे हैं। और दिलचस्प तो ये है कि अपने चचा शिवपाल यादव से गठबंधन की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम आरोपों पर जिस तरह से उन्होंने घेरा योगी आदित्यनाथ, उन सब का जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनसे अयोध्या में जो जमीन घोटाला है उस पर भी बात करेंगे, और अखिलेश यादव ने जो गठबंधन की राजनीति को लेकर खुलासे किए, किन से गठबंधन करेंगे, और पार्टी जो बीजेपी है उनकी चुनावी रणनीति पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुद केशव प्रसाद। केशव जी, सबसे पहला सवाल है कि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जमीन घोटाला हुआ है अयोध्या में, मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए कि 2 करोड़ की जमीन इतने महंगे में कैसे बिकी। पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। और घोटाला शब्द, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि किसी भी चैनल के माध्यम से घोटाला शब्द का प्रयोग करना यह अनुचित है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा। और जो राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की या घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। केशव मौर्य जी, एक सवाल ये उठता है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बार वो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करें, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले हैं। तो आप लोग किस ढंग से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में अखिलेश यादव जी की अगुवाई में
जब चुनाव हुआ था उस समय पूरी तरह से हरा चुके। हम 73 सांसद उत्तर प्रदेश से भाजपा की जीत करके गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन करके लड़े थे। बुरी तरह से इनको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2019 में इन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरा करके विजय प्राप्त करने का काम किया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। और यह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, देखने को उनको पूरा अधिकार है, सपने देखते रहे, लेकिन जब नींद खुलेगी तो उनके लगेगा कि चुनाव का परिणाम आया तो चारों खाने चित में। लेकिन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आपने तो बोला है कि सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा। क्या योगी जी चेहरा नहीं होंगे या मोदी जी का चेहरा रखा जाएगा? कौन होगा आपका नेता? समझता हूं कि सवाल वह आप लेकर के आए। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हैं, प्रदेश में अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र जी हैं। हमारा पार्टी का एक सामूहिक नेतृत्व है, सब लोग मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़कर के जीतते हैं और जीत करके भाजपा की सरकार बनती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबके उत्थान के लिए काम। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा? वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। 22 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। मतलब स्वाभाविक उम्मीदवार सीएम के फेस नहीं है योगी आदित्यनाथ? ये मेरा सवाल, जो मुझसे सवाल नहीं किया जा सकता, आपको मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह सवाल का जवाब राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है। हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। श्री अखिलेश यादव जी से आप कुछ पूछेंगे, मायावती जी से कुछ पूछेंगे, कांग्रेस में सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी, ये 3 लोग निदेशकों की कंपनी, इनसे कुछ पूछेंगे तो ये तो बताएंगे। हमारा सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक निर्णय है और निर्णय के आधार पे हम सब लोग आगे काम किए हैं, पीछे जीते हैं, आगे भी हम जीतेंगे और आगे भी लड़ेंगे। और सपा के मंसूबे जो उनको बहुत आजकल मैं देख रहा हूं, दिन में भी मुंगेरी लाल के सपने, नींद ना आवे तो भी उनको दिखने लगता है कि हमारे पक्ष में बहुत हवा चल रही है। अरे कौन गुंडागर्दी को यहाँ आमंत्रित करना चाहेगा? कौन यहाँ अपराध चाहेगा? कौन जमीन पे कब्जा चाहेगा? कौन यहाँ पे हत्या और बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं, जो गुंडागर्दी से मुक्ति उत्तर प्रदेश को मिली है, किस प्रकार के अपराध होते थे, किस प्रकार के अत्याचार होते थे, उत्तर प्रदेश न भूला है और न भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को भूलने देगी। धन्यवाद केशव जी हमसे बात करने के लिए। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2022 में भी बीजेपी एक बार फिर पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, लखनऊ, आज तक। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन अब बिहार के उस फैमिली ड्रामे की बात कर रहे हैं जो लगातार हम बीते दिन से देख रहे हैं। चिराग पासवान की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनके चाचा ने भी जो बगावती तेवर अपनाए हैं, पार्टी से जिस तरह से उन्हें बेआबरू करके हटाया है, उसके संदेश आज एक बार फिर से सामने आए, क्योंकि उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन इसके बदले फिर चिराग पासवान ने भी गुस्सा दिखाया और जो 5 सांसद थे जो बगावती हो गए थे, उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। कल 1 बजे क्या होगा भविष्य, ये पता चल जाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एलजेपी के फैमिली ड्रामे में आज काली कांड जुड़ गया। दिल्ली में सियासी घमासान के बीच पटना में चिराग पासवान के समर्थकों ने बगावत करने वाले नेताओं के पोस्टर पर काली पोती। इसे आप यूं समझिए, दिल्ली में चिराग को अध्यक्ष पद से बेदखल किया गया और इसका सियासी इफेक्ट सीधे पटना में दिखा। अचानक से चिराग पासवान के समर्थक जो है वो पहुंचे थोड़ी देर पहले और उन लोगों ने पार्टी दफ्तर के अंदर वो घुस गए। उसके बाद नारेबाजी की, चिराग पासवान के समर्थन में उन लोगों ने नारेबाजी की और उसके बाद भी बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके जो तमाम 5 सांसद हैं पशुपति पारस के नेतृत्व में, जिन्होंने कह सकते हैं बगावत की है या जिनकी वजह से पार्टी में टूट हो गई है, उनके फोटो को यहाँ पर जो है उस पर काली पोत दी गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, जब रामविलास पासवान जीवित थे तो शायद ही इस तरीके की तस्वीर कभी आपने देखी होगी, लेकिन उनके मृत्यु के 8 महीने के अंदर पार्टी का झगड़ा देखिए सड़कों पे आ गया है। काली कांड के हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे क्या वजह है, इसे आप चिराग पासवान से जुड़ी 4 बड़ी खबरों से समझिए।
खबर नंबर 1, चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया गया। खबर नंबर 2, आरजेडी और कांग्रेस ने चिराग को ऑफर दिया। खबर नंबर 3, चिराग ने तख्ता पलट पर इमोशनल चिट्ठी लिखी। खबर नंबर 4, एलजेपी की कमान पशुपति पारस के हाथों में है। चिराग पासवान ने पूरे घटनाक्रम को अपने शब्दों में बयां किया। ट्वीट करते हुए लिखा, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। बहुत दिल में हम लोगों को पीड़ा हुई है और जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय चिराग पासवान जी को न कार्यकर्ता किसी देश में और न बिहार में माफ करने वाले हैं। पारिवारिक लड़ाई में रामविलास पासवान की पार्टी टूट गई। दिवंगत रामविलास पासवान के जाने के बाद एलजेपी ने सबसे बड़ा नेता खोया था, लेकिन अब पार्टी बिखर गई। तख्ता पलट पर चिराग ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 बागी सांसदों को निष्कासित कर दिया। यानी चिराग अभी भी अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। आगे क्या होगा, बुधवार दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग बताएंगे। पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग पासवान के राजनीतिक सफर को देखें तो पिछले 7 सालों में उन्हें कुछ बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है, लेकिन अब जो नए हालात उनके सामने पैदा हुए हैं उसकी वजह से वो लोक जनशक्ति पार्टी में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा ये खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने यूपी और बिहार में किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है वो सब कुछ देखा। अब पंजाब का सियासी गदर दिखाते हैं। जी हां, 2022 के चुनाव से पहले पंजाब में राजनीति चरम पर है। इस वक्त अकाली और बीएसपी के गठबंधन ने पंजाब की पॉलिटिक्स में तूफान खड़ा कर दिया। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर अकाली और बीएसपी ने मिलकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कैप्टन के खिलाफ अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल खुद उतरे और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। अकाली दल का आरोप है कि कैप्टन सरकार में घोटाला हुआ है। पंजाब में मचा भयंकर सियासी गदर। अकाली और बीएसपी का गठबंधन लाया तूफान। अमरिंदर सिंह के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में खेला हौबे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर घोटाले के सनसनीखेज आरोप। पंजाब में 2022 के चुनाव से पहले कैसे आबो हवा बदली है, ये उसी की तस्वीरें हैं। यहाँ राजनीति अपने चरम पर है। जब से अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन की घोषणा हुई है, पंजाब में राजनीति 360 घूम गई है। अभी तक कैप्टन और सिद्धू के बीच राग की राजनीति जोर पकड़ रही थी। अब अकाली और बीएसपी के गठबंधन ने कैप्टन को घेरने का ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। ये तस्वीरें मोहाली के सिसवा की हैं। यहाँ अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। पुलिस की डबल लेयर बैरिकेडिंग को तोड़कर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की कोशिश की। जो तूफान खड़ा हो जाए फिर वो तूफान दा भावे कैप्टन पूरी पुलिस ला ले, चुप यार, वो तूफान हम रोक नहीं सकता। पुलिस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हुई। अकाली दल के इस आक्रोश को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करने जा रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर आप देख सकते हैं
वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अकाली दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे घेराव करने के लिए। उनको यहाँ पर रोका गया है। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक माहौल यहाँ पर गर्मा गया है। इस धरने प्रदर्शन में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में भी लिया गया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को मोहाली पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुखबीर बादल को पुलिस हिरासत में ले रही है और आज अकाली दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करने जा रहे थे। आप देख सकते हैं सुखबीर बादल को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी सुखबीर बादल को ले जा रहे हैं हिरासत में लेकर, क्योंकि इससे पहले कोरोना की महामारी को लेकर भी सुखबीर बादल के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और आज अकाली दल के प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर जमकर मशक्कत हुई है और आप देख सकते हैं अकाली दल के कार्यकर्ता आगे अड़ गए हैं और सुखबीर बादल को फिलहाल पंजाब पुलिस ने, मोहाली पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया है। गाड़ी में बैठाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुखबीर बादल को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। अकाली और BSP ने पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोरोना महामारी के दौरान घोटाले का आरोप लगाया है। हाल ही में पंजाब की कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिली वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को ऊंचे दामों पर बेचने के आरोप लगे हैं। अकाली दल राज्य की कांग्रेस सरकार पर कोरोना वैक्सीन और फतेह किट खरीदने में भी घोटाले का आरोप लगा रही है, जिसका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 7 जून को अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोहाली में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और तब सुखबीर सिंह बादल ने चेतावनी दी थी कि अगर CM अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू को तुरंत बर्खास्त नहीं किया तो 15 जून को वो फिर से मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। अब सुखबीर सिंह बादल और BSP के साथ गठबंधन हुआ तो उनकी ताकत डबल हो गई और उसी डबल ताकत के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वो सड़क पर उतर आए और पंजाब की सियासत में घोटाले की चिंगारी भड़का दी। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। भीड़ देखी आपने, अकाली और BSP मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेर रहे हैं और जिस घोटाले की बात हो रही है वो वैक्सीन घोटाला है क्या, ये आपको बताते हैं। पंजाब सरकार पर आरोप है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी से प्रति डोज 400 रुपए के हिसाब से खरीदी और निजी अस्पतालों को 1060 रुपए के हिसाब से बेची, यानी प्रति डोज 660 रुपए का फायदा हुआ। निजी हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं उनसे प्रति डोज 1560 रुपए ले रहे थे ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी 500 रुपए का फायदा। बाद में पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को दिए टीके वापस ले लिए। अब 21 जून से PM मोदी ने पूरे देश में फ्री टीकाकरण का ऐलान किया है। 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार देगी। तो ये तस्वीर अब इस तरह से उभरती चली जा रही है वैक्सीन में मामले में। तो ये तो था वैक्सीन घोटाला जिस पर अकाली ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेर रही है। लेकिन पंजाब में अकाली और BSP के गठबंधन की असली पॉलिटिक्स अब आपको दिखाते हैं। पंजाब में इस वक्त पूरा फोकस दलितों पर आ गया है। BJP, अकाली, आप सबके सब दलित वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी दलित राजनीति के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही है और इसमें फंस गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अब उनका क्या होगा, देखिए। पंजाब की राजनीति में कैसे खेला हो रहा है इसको समझिए। पहले अकाली दल और BSP के बीच गठबंधन होता है, उसके बाद अकाली और BSP घोटाले के आरोप में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं।
पंजाब में इस वक्त जो सारी पॉलिटिक्स हो रही है वो है दलितों को लेकर, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा 32% दलित पंजाब में हैं। अकाली और बीएसपी का गठबंधन भी दलितों को अपने पाले में खींचने के लिए ही हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अकाली दल ने 117 में से 20 सीटें बीएसपी को दी हैं, जबकि 97 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। अब बीएसपी को दी गई इन 20 सीटों के गणित को समझिए। बीएसपी को दी गई 20 सीटों में से 18 पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बीएसपी को मिली 20 सीटों में से 8 सीटें रिजर्व और 12 सीटें सामान्य हैं। 2017 के चुनाव में दलित सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहा। पंजाब की 117 सीटों में से 34 रिजर्व सीटें हैं। 2017 में 34 रिजर्व सीटों में से कांग्रेस ने 21, आप ने 9 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। अकाली दल के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पंजाब में कांग्रेस के शासन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। मायावती ने कहा कि अमरिंदर सरकार के राज में हर वर्ग गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ये तो बातें करते हैं ना, ये इनको कुर्सी प्यार है, इनका दलित प्यार नहीं है। ये जो गठबंधन है वो मायावती का, अकाली दल का, ये कुर्सी प्रेम का गठबंधन है, ये दलित हत्याशी का गठबंधन नहीं है। इस गठबंधन ने पंजाब की सियासत का रुख पूरी तरह से मोड़कर रख दिया है। अभी तक कांग्रेस जो अपनी अंदरूनी कलह और रार से जूझ रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे थे, अब कांग्रेस को दलितों वाली सियासत पर सोचना पड़ रहा है और नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी पंजाब कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को हटाकर उनके स्थान पर किसी हिंदू या दलित चेहरे को जगह दे सकती है। अध्यक्ष एक हिंदू चेहरे को और कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा किसी दलित चेहरे को भी दिया जा सकता है। पंजाब में नया पार्टी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी हाईकमान के करीबी विजय इंदर सिंगला, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार वेरका या चरणजीत चन्नी में से किसी एक को बनाया जा सकता है। उधर सिद्धू और कैप्टन की रार के बीच कांग्रेस अब भी फंसी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अब नवजोत सिंह सिद्धू ने उप मुख्यमंत्री पद लेने से भी इनकार कर दिया है। सिद्धू की नजर पार्टी अध्यक्ष के पद पर थी, लेकिन उस पर भी सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी हाईकमान के सामने अब सिद्धू को उनकी मर्जी के मुताबिक जगह देने की चुनौती है। सिद्धू और कैप्टन के बीच की रार सुलझाने से पहले पंजाब में कांग्रेस का पूरा रुझान दलित पॉलिटिक्स की तरफ चला गया है। सच ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू भले ही उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार न करें, लेकिन कांग्रेस में इसके लिए जल्द ही किसी दलित विधायक या मंत्री की लॉटरी खुल सकती है। देखिए, अब हाईकमान ने इसका रिव्यू कर लिया है, क्योंकि ये 2 साल पहले ही ये सब चीज़ें हो जानी थी, जो शिकायतें वो नहीं आनी थी। कोरोना काल था, इस वजह से हम लोग कुछ फैसले तब नहीं ले पाए। अब यहाँ जहाँ किसी भी समुदाय की रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको पूरा करने जा रहे हैं और जितनी भी शिकायतें दूर होगी। कांग्रेस में खलबली बीजेपी के इस ऐलान के बाद भी मची है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दलित होगा। ऐसे में कांग्रेस को दलितों के प्रति अपना रुझान और प्रेम दिखाना और जताना पड़ रहा है कि ये जो अचानक दलित प्रेम जागा है बीजेपी में, और बीजेपी की बहुत सी स्टेटों में सरकारें हैं, बीजेपी वहाँ दलित प्रेम क्यों नहीं दिखाती? वहाँ दलित सीएम अभी बना लेना। और दूसरी बात, 10 साल यहाँ पे अकाली दल की सरकार रही है, उन्होंने कहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया किसी को? और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की में सरकार है, वहाँ बना लेना। शायद बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस पंजाब में डिप्टी सीएम के लिए दलित चेहरे की खोज में लगी है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब राजस्थान का रण आपको लिए चलते हैं। सचिन पायलट लैंड किए हुए हैं दिल्ली में। पिछले 4 दिन से आला कमान से कुछ कहा जाएगा, इसका इंतजार कर रहे हैं। वहां अशोक गहलोत अपनी तरह से ठने हुए बीएसपी और पायलट गुट के विधायकों को ही भिड़ा रहे हैं। राजस्थान की पॉलिटिक्स में अब एक साथ 3 खेल हो रहे हैं। पहला, सचिन पायलट और गहलोत के बीच तकरार कम नहीं हो रही है और न ही सचिन पायलट की अभी तक प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। ऐसे में सचिन पायलट पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। दूसरा, अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर ये कह दिया कि वो 1-2 महीने तक कोविड सावधानियों के चलते किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। फिलहाल राजस्थान में कैबिनेट विस्तार मुश्किल है। तीसरा, गहलोत ने पायलट गुट से टूट कर आए विधायकों और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को सचिन पायलट के खिलाफ खड़ा कर दिया है। पिछले 4 दिनों से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में बैठे रहे।
और पीछे अशोक गहलोत ने खेला कर दिया। सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं, लेकिन गहलोत ने उनके खिलाफ विधायकों की एक बड़ी जमात को उतार दिया है, जो पायलट गुट को गद्दार और नकली तक कह रहे हैं। कि हम लोग एक स्थायी सरकार देकर राजस्थान के प्रदेश के विकास के लिए हम लोग सरकार में शामिल हुए थे, पर 1.5 साल से जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही विधायक बार बार प्रेशर बनाकर सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, उससे प्रदेश की जनता का हित प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के विकास के काम भी कहीं न कहीं अवरुद्ध हो रहे हैं। तो अब पार्टी हाईकमान को निर्णय लेकर जो बार प्रेशर बन रहा है, जो बार बयानबाजी हो रही है, उनके खिलाफ अब एक्शन लेना चाहिए। अब कोई नकली आदमी घुसा हुआ हम पे पत्थर फेंके तो हम तो असली इसलिए मस्त हैं। अब रहा सवाल बसपा का, हमने बसपा नहीं कहा है, 3-4 दिन से ये लोग। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए